हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर अपने एक नए सेशन की, जिसमें हम बेसिकली उन्हीं लिटरेचर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट में देखे थे। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन 101। हु रोट द बुक लॉर्ड जिम अ टेल? तो क्वेश्चन यहां पे है कि लॉर्ड जिम अ टेल हैज बीन रिटन बाय हुम। चार ऑप्शंस आपके पास में है, ऑस्कर वाइल्ड, जोसेफ कॉनरेड, थॉमस हार्डी एंड रुडयार्ड किपलिंग। तो बताइए गाइस, यहां पे आंसर हमारा क्या बनेगा? क्या ये आंसर हमारा फर्स्ट है, ऑस्कर वाइल्ड है, या फिर ये सेकंड है, या फिर हमारा कौन सा आंसर बन रहा है? तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो हमारा आंसर गाइस जाएगा, यहां पे आंसर वुड बी जोसेफ कॉनरेड। किसकी हम बात करेंगे? जोसेफ कॉनरेड की। अगर आप जोसेफ कॉनरेड को देखें तो ही इज अ स्विस इंग्लिश राइटर, जबरदस्त राइटर हैं, और सबसे जबरदस्त वर्क इनका है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस अगर आप देखें तो यूके यानी कि जो वहां की थेम्स रिवर है वहां से लेके अफ्रीकन के कोंगो जायरे तक जो बीच का पार्ट है उसको क्या कहा है उन्होंने? हार्ट ऑफ डार्कनेस। और हार्ट ऑफ डार्कनेस बेसिकली किस चीज को दिखाता है? इट शोज द अनसिविलाइज्ड नेचर ऑफ द या बार्बेरिज्म ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो यहां पे बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? जोसेफ कॉनरेड की, कि लॉर्ड जिम हैज बीन रिटन बाय हिम। तो आंसर हमारा डी जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं टेनिसन रॉट। अब चार वर्क्स यहां पे हैं, इनमें से पूछा है कि टेनिसन ने बेसिकली इनमें से कौन सा लिखा। अगर हम डोवर बीच की बात करें, आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड हैड रिटन। माई लास्ट डचेस हैज बीन रिटन बाय ब्राउनिंग, है ना? क्या है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग में अगर हम बात करें ब्राउनिंग की तो ही वाज द ग्रेटेस्ट वन। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ऑब्वियसली इट वुड गो टू दिस सेंट एग्नीस को हम किसको रखेंगे? हाँ, जॉन कीट्स को, ऑब्वियसली। लॉटोस ईटर एक ऐसा वर्क है जो लिखा गया था बाय टेनिसन, जबरदस्त वर्क है। और मैं आपको बता दूं लॉटोस ईटर इससे पहले कहां पे आता है? इट कम्स इन द जर्नी ऑफ द टेलीमाचिस एंड हिज फादर यूलिसेस। यूलिसेस एंड टेलीमाचिस की जो लगातार लाइन थी, जो दैट हैज बीन रिटन इन टोटल 16 बुक्स, वहीं से इसको लिया गया है बाय टेनिसन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज फेमस फॉर द थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बेसिकली होता क्या है। एक्चुअली इट इज यूज्ड बाय द राइटर्स विद द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बेसिकली वो क्या करते हैं? दे पीपल मेक अ रिलेशन बिटवीन द इमोशंस व्हाट दे वांट टू अराइज इन द माइंड ऑफ द पीपल। दिस पर्टिकुलर इमोशन इज अराइज्ड, कैसे अराइज की जाती है? थ्रू द कॉम्बिनेशन और थ्रू द कनेक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देयर, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, द स्टोरी एटसेट्रा। यानी उस कहानी में बिना डायरेक्टली कहे कुछ चीजें ऐसी जोड़ तोड़ के रखी जाती हैं, टूल्स, टेक्निक्स या ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा, कि जिससे हमें पता चल जाता है कि वहां पे क्या होने वाला है, या फिर वो इमोशन अपने आप पैदा हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यानी सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक इमोशन को पैदा करना, अगर मैं सीधे कहूं तो ये बात यहां पे आएगी। तो गाइज, हु इज द फेमस फॉर दिस थ्योरी? इट इज टी.एस. इलियट, द ग्रेटेस्ट क्रिटिक। टी.एस. इलियट ने जबरदस्त वर्क लिखा है, और बेसिकली उन्होंने किसका यूज किया वहां पे? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ही हैज आल्सो क्रिटिसाइज्ड द हैमलेट। हैमलेट को वो क्या कहते हैं? इट्स अ artistic failure. Why? Because it could not produce an emotion through the objects that had been used in that particular play. Artistic failure इसको कहा है। जबकि अगर हम देखें तो हैमलेट बेसिकली क्या है? हैमलेट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। इतनी बात को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो टी.एस. इलियट जबरदस्त राइटर, जबरदस्त पोएट हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड टी.एस. इलियट विन नोबेल प्राइज? गजब की बात यह है गाइस कि टी.एस. इलियट ने एक यहां पे नोबेल प्राइज भी जीता। बड़े जबरदस्त पर्सन थे, है ना? तो क्या कब जीता था? इट वाज 1948। क्योंकि उनका वर्क इतना जबरदस्त था कि ऑब्वियसली ही हैड वॉन द नोबेल प्राइज इन 1948 फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉन्ग पोएम? अगर हम फर्स्ट लॉन्ग पोएम की बात करें तो वी वुड go to the history at the very first या at the very beginning of the history। अगर beginning अगर हम देखें तो कहां पे देखते हैं? Celtic literature that was in the Anglo section। Anglo section में सबसे जबरदस्त वर्क आपको कौन सा मिलता है?
द वेरी फर्स्ट वर्क कौन सा मिलता है? तो गाइज इट वाज बियोवुल्फ, है ना? ये बियोवुल्फ था, दैट वाज अनसाइंड, बेसिकली तो ये अनसाइंड था, बट इट इज सपोज टू बी रिटन बाय सिनेवुल्फ, कि इसको सिनेवुल्फ ने लिखा था। तो आंसर हम यहां पे क्या देखेंगे? बियोवुल्फ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी बेसिकली किसने लिखी? तो गाइज यहां पे हम देखें, जॉन लिली, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो, चारों ही कौन है? यूनिवर्सिटी विट्स हैं। दे वर द प्रीडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर से पहले आए थे, शेक्सपियर ने इवन इनको कॉपी भी किया है। इन चारों में से सबसे जबरदस्त अगर नॉलेजेबल मैं कहूं तो इट वाज क्रिस्टोफर मार्लो, ही वाज द लीडर ऑफ देम। लेकिन ये वर्क जो था, दिस वाज रिटन बाय थॉमस किड। थॉमस किड ने इस वर्क को लिखा था। ही वाज नॉट अ ग्रेट एकेडमिशियन, एकेडमिशियन नहीं थे वो, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से नहीं थे, बट स्टिल ही वाज द ग्रेटेस्ट वन बिकॉज ही हैज रिटन दिस वर्क, द स्पेनिश ट्रेजेडी। उसमें 3 इनोवेशंस वो हमें देते हैं। कौन कौन सी इनोवेशन देते हैं? नंबर 1, ही हैड गिवन हियर ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी। नंबर 2, प्ले विद इन प्ले, play within play, and number 3 he had given ghost appearance, यानी भूत का वर्क में आना, प्ले में आना। और ये तीनों ही चीजें फर्स्ट मार्लो एंड देन लेटर शेक्सपियर हैड अडॉप्टेड इन हिज वर्क्स। लाइक अगर मैं बात करूं मैकबेथ की, अगर मैं बात करूं आपके हैमलेट की, तो ऑब्वियसली ये तीनों ही टेक्निक वहां पे यूज हुई है। भूत भी आता है, कॉस्ट अपीयरेंस होता है, इवन हैमलेट तो शुरू ही भूत के अपीयरेंस से होता है, कॉस्ट के अपीयरेंस से होता है। और प्ले विद इन प्ले वहां पे अगर मैं कहूं कि मर्डर ऑफ गोंजागो, ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द एग्जांपल। और तीसरी बात अगर मैं कहूं कि रिवेंज वहां पे दोनों में है। तो ये चीजें अडॉप्ट की गई थी बाय द लेटर राइटर्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 107, इट इज द सेक्रेड फ्लेम इज रिटन बाय। क्वेश्चन बनता है सेक्रेड फ्लेम किसने लिखा? क्या ये जीबी शॉ ने लिखा, विलियम सॉमरसेट मॉगम, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या फिर ऑस्कर वाइल्ड? सो गाइस अगर हम इसको देखें तो आंसर हमारा क्या जाएगा? इट वुड बी बी, विलियम सॉमरसेट मॉगम हैड रिटन द सेक्रेड फ्लेम। तो बस इसको इतना ही जान लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपका DSSB एटसेट्रा में मोस्ट प्रोबेबल है, या फिर यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, मैचिंग में क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? भाई अगर हम बाइबल को देखें, ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट, ऑब्वियसली दीज हैव बीन translated by the later writers, but first attempt by this in the vernacular language that was supposed to be written by, not supposed to, but was written by John Wycliffe। तो Wycliffe का ये सबसे पहला अटेम्प्ट जाता है। आंसर हमारा कहां पे जाएगा? बी, जॉन वाइक्लिफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिटर्न ऑफ द नेटिव इज रिटन बाय, ये किसने लिखा? तो रिटर्न ऑफ द नेटिव है ना, बड़ी जबरदस्त कहानी है रिटर्न ऑफ द नेटिव, कैसे कैसे वो आता है, किस किस तरह की कंडीशंस बनती हैं एटसेट्रा। तो ये बेसिकली लिखा गया था यहाँ पे थॉमस हार्डी के थ्रू। थॉमस हार्डी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इफ यू सी। तो थॉमस हार्डी एक नॉवेलिस्ट है, ग्रेट नॉवेलिस्ट है, और इन्होंने ही रिटर्न ऑफ द नेटिव की बात कही है। ब्रिक लेन इज रिटन बाय, गाइस अगर मैं बात करूं थोड़ी डोमेस्टिक नॉवेल्स की, लाइक इन द किचन, लाइक मैरिज, लाइक ब्रिक लेन एटसेट्रा, ये डोमेस्टिक टाइप के नॉवेल लिखे हैं बेसिकली मोनिका अली ने। मोनिका अली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉन राइटर फ्रॉम बांग्लादेश। ये बांग्लादेशी ओरिजिन की है बट ब्रिटिश है, यानी कि शी इज अ ब्रिटिश राइटर, बट ओरिजिनेटेड कहां से, ओरिजिन कहां से है? बांग्लादेश से, ढाका में पैदा हुई। ढाका में पैदा होने के बाद में गाइस अगर मैं कहूं ब्रिक लेन, दैट वाज रिटन इन 2004, और 2004 में ये डेब्यू नॉवेल था इनका, एंड फॉर दिस शी हैड बीन गिवन द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज इनको मिलता है, कितनी बढ़िया बात है। सो मोनिका ली, ब्रिक लेन, बड़ा जबरदस्त वर्क है। गुड अर्थ हैज बिन रिटन बाय, क्वेश्चन बनता है भाई गुड अर्थ यहां पे किसने लिखा? क्या ये वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा, क्या ये जॉर्ज इलियट ने, चार्ल्स डिकेंस ने, या फिर पर्ल एस बक ने? क्वेश्चन हमारा कितना है? ये 111। तो गाइस ये पर्ल एस बक, लेस नॉन राइटर है बट स्टिल इट इज देयर। पर्ल एस बक हैड रिटन द गुड अर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वॉर एंड पीस एन एपिक टेल ऑफ नेपोलियनिक इन्वेजन इज रिटन बाय, ये भाई लिखी किसने है? वॉर एंड पीस, क्या ये लियो टॉलस्टॉय है, जीबी शॉ है, एनी फ्रैंक है, या फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे? 100% वॉर एंड पीस की अगर हम बात करें तो इट वाज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट प्रोबेबल है।
अगली बात हम करते हैं गाइज यहाँ पे, व्हाट वाज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट। शी यूज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बोलो बच्चों, याद आ रही है बात कि नहीं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, शी वाज जस्ट ग्रेट इन यूजिंग देम। सो कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शी हैड रिटन, ये सारे ही वर्क, टू द लाइट हाउस कहें, वॉइस आउट कहें, जैकब्स रूम, द वेव्स एटसेट्रा हैज बीन रिटन ऑन दैट। बट ये जो वर्क है फर्स्ट नॉवेल इनका अगर मैं कहूं तो इट वाज द वॉइस आउट, यानी कि शी हैड रिटन द स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस व्हाटएवर, यानी कि लाइक वॉइस इनसाइड वॉइस आउट का मीन्स होता है अपने अंदर जाना बाहर जाना। इनके हमारे जो थॉट प्रोसेस है या किसी भी कैरेक्टर के मन में जो बातें चल रही हैं उसके थ्रू हम उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं और उसी के थ्रू हमें सारी बातें पता चल जाती हैं। यही हमारा क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल पामेला हैज बीन रिटन। अब देखो बच्चों, पहले अगर हम इंग्लिश नॉवेल की बात करें, ये कौन सा था? पामेला, या इसका दूसरा नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है, द वर्च्यू रिवॉर्डेड। द वर्च्यू रिवॉर्डेड। गाइस बहुत जबरदस्त बात इस वर्क में है कि यहां पे पामेला एक जबरदस्त लड़की है जो अपने आप को, 18th सेंचुरी नॉवेल है क्योंकि 18th सेंचुरी शुरुआत होती है, तो वो अपने आप को सोशल स्टेटस में या सोशल ऑर्डर में ऊपर उठाने के लिए किसी भी गलत चीज का सहारा नहीं लेती। शी बिकम्स वर्चुअस, वो वर्चुअस रहती है। शी मेंटेन्स हर चेस्टिटी, शी मेंटेन्स हर ट्रुथ। और इसी बात से क्या होता है, जो मिस्टर डब्ल्यू है, मिस्टर एच है यहाँ पे, या हम कहेंगे इसका लैंडलॉर्ड है, वो फाइनली क्या करता है? पहले तो वो उसको लगातार कोशिश करता है कि सिड्यूस करने की कोशिश करता है पैसे से, प्रॉपर्टी से, एटसेट्रा, लेकिन फाइनली वो उससे शादी कर लेता है। और गाइस यही सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वर्च्यू रिवॉर्डेड। तो पामेला दैट वाज रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन। अगर मैं आपसे कहूं तो इट वाज बेसिकली अ नॉवेल दैट वाज रिटन थ्रू द लेटर्स, है ना? लेटर्स के थ्रू इसको लिखा गया था, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एपिस्टोलरी। एपिस्टोलरी गाइस, एपिस्टल का मींस ही किससे होता है? एपिस्टल का मींस होता है लेटर से। तो ये एपिस्टोलरी स्टाइल में लिखा गया। तो सैमुअल रिचर्डसन हैज बीन द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टाइल बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट फॉर द रिमोट स्टूडेंट्स और रिमोट पीपल टू रीच देयर, है ना, या फिर उनको देखना। तो उन्होंने सबसे बढ़िया क्या, कोरेस्पोंडेंस के थ्रू इन चीजों को प्रोवाइड किया। तो यही हमारा क्या कहलाया? एपिस्टोलरी नॉवेल। तो पामेला उसमें सबसे पहला था और ये सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पे, सैमुअल बैकेट्स वेटिंग फॉर गॉडॉट। गजब का बात यह है गाइज, यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है, कोई यहाँ पे हीरो नहीं है, कोई यहाँ पे बढ़िया डायलॉग्स नहीं है। ऐसे वर्क सैमुअल बेटे का जो वेटिंग फॉर द गॉडॉट, नथिंग हैपेंस एट द लास्ट। वो लगातार वेट ही करते रहते गॉडॉट की, कोई नहीं आता। एब्सर्ड प्ले कहलाता है। व्हाट दैट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एब्सर्ड प्ले। और ये तीन लिखे हैं ना, मोरालिटी, प्रॉब्लम प्ले या फिर मिरेकल प्ले, इसमें से ये दो प्री एलिजाबेथन प्ले हैं। प्रॉब्लम प्ले ऐसे प्लेस को कहा गया विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली कैटेगराइज्ड एज अ वेदर एज अ ट्रेजेडी और अ कॉमेडी। तो हम उसे क्या कह देते हैं? प्रॉब्लम प्ले। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, Satanic Verses is written by, guys, it was written by Salman Rushdie and it focused, this particular work focused on Prophet Muhammad। तो इसी वजह से बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्क रहा था, ये बड़ा जबरदस्त। 1988 में सलमान रश्दी ने इसको लिखा, उसके बाद में फतवा जारी हुआ, आज तक भी वो उस फतवे को ही अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। सैटेनिक वर्सेस यानी कि इट स्टार्ट्स विद टू पीपल, एक चमचा है और दूसरा बच्चों फरिश्ता है। चमचा और फरिश्ता ऐसे याद रखेंगे आप, एक बंदा चमचा है और दूसरा बंदा फरिश्ता है। देखो कितना ध्यान रहेगा आपको। ये दोनों ही प्लेन में है, ये दोनों ही प्लेन में है और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, रैक हो जाता है, कंडीशन ये बन जाती है। तो सलमान रश्दी ने उसी पे लिखा है सैटेनिक वर्सेस, राइट? बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है और सैटेनिक वर्सेस को हम देखिए तो बैन भी कर दिया गया था। Now we come to better to reign in hell than to serve in heaven। Guys, अगर मैं कहूं तो ये पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। भाई गॉड कहता है कि मैंने आपको बनाया तो मेरी बात माने, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं गॉड आपने हमें नहीं बनाया। सीधी सीधी बात है, हम अपने तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं या फिर अपनी लिबर्टी या फ्रीडम में रहना चाहते हैं। ये किसका कहना था? हमारे सैटन का। किसका कहना था गाइस? सैटन का। किस वर्क में? पैराडाइज लॉस्ट।
1667 by John Milton, one of the greatest Puritan, John Milton. कॉमनवेल्थ के टाइम में इन्होंने लिखा था। तो पैराडाइज लोस्ट 1667, सैटर्न की ये लाइन है, सैटर्न गॉड के अगेंस्ट जाके कहते कि बेटर टू रेन इन हेल, ज्यादा बढ़िया है कि हम हेल में रेन करें, शासन करें, बजाय स्वर्ग में किसी की सेवा करने के या किसी के स्लेव बनने के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेडी चैटरलेज लवर इज रिटन बाय द ऑथर। बच्चों जबरदस्त ऑथर है लेडी चैटरलेज लवर, नाम से पता चल रहा है। चैटरले बेसिकली कैसे था, एक कॉमन नेम था उस समय इंग्लैंड में, और अगर चैटरले के लवर को, जैसे बहुत सारे आपने इंडियन नेम देखे हैं, सोनम बेवफा है एटसेट्रा, ऐसे ऐसे, इसी तरह से चैटरलेज का लवर, इसने बड़ी कंट्रोवर्सी उठाई थी और इसको बैन भी कर दिया गया था। रेनबो वाले राइटर ने, अगर आपको याद है, नाम था बच्चों D.H. लॉरेंस। क्या नाम था? D.H. लॉरेंस। सन्स एंड लवर्स, अगर आप याद करते हो सन्स एंड लवर्स, तो इन्होंने ज्यादातर ऐसी ओवर सेक्सुअलिटी पे बेस्ड चीजें लिखी हैं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द लिटरेचर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये लाइफ से रिलेटेड है ना। अगली बात पे आते हैं, वन हु वाज द एमिनेंट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का, गाइस रेस्टोरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखेंगे जॉन मिल्टन, रेस्टोरेशन, जॉन ड्राइडेन, विलियम कॉन्ग्रीव, ये सारे के सारे इसमें हैं, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड थोड़ा सा पीछे शुरू हो जाता है। तो यहां पे हम आंसर बच्चों ऑल ऑफ देम कहेंगे, है ना। विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडेन। भाई कब शुरू होता है अगर मैं बताऊं आपको, तो इट स्टार्ट्स विद इन 1660, है ना, टू 1700। और भाई हमारे जो मिल्टन है, इनकी डेथ कब होती है? 1608 से लेके 1674 तक, इसका मतलब है 14 साल। दैट वाज इन द रेस्टोरेशन पीरियड। ड्राइडेन तो थे ही जबरदस्त, ही वाज द मतलब हम इस एज को ही ड्राइडेन, एज ऑफ ड्राइडेन कहते हैं, क्योंकि ड्राइडेन वहां पे सबसे बड़ी फिगर थे, लिटरेरी फिगर। कॉन्ग्रीव भी वहां पे है, और बच्चों ऑल ऑफ देम हम इसमें आंसर कर देंगे। What do you mean by archaism? ये जो archaism वर्ड है ये क्या है? गाइस आपने वर्ड्स देखे होंगे, दाऊ, आपने वर्ड देखे होंगे दी, आपने वर्ड देखे होंगे दाई, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं विच हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट्स जस्ट टू मेक द राइम और जस्ट टू मेक द एडजस्टमेंट, है ना। पोएटिक डिक्शन में वो इस बात की चर्चा करते हैं, या फिर उन्हें पोएटिक डिक्शन उसके लिए देना पड़ता है। लेकिन अब ये वर्ड ज्यादातर यूज नहीं होते, का मतलब है कि वो खत्म हो चुके हैं, आर्केइक वर्ड्स कहलाते हैं, और ये पर्टिकुलर जो वे है ये आर्केइज्म कहलाता है। यानी कि हम आर्केइज्म को कैसे कहेंगे? ऑब्सोलीट वर्ड्स, राइट। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे? डी। सो आज गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतने ही वर्क करेंगे, इतने ही क्वेश्चंस को देखेंगे। जुड़े रहिए लगातार, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।